कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता। सिग्मा बॉन्ड SS के बीच में बनता है, SP के बीच में बनता है, लेकिन DD के बीच में कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता। D के बीच में कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड। तो ये यहाँ से ओवरलैप करेंगे और कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? D पाई कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? दीज एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? D ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में। कौन सी ओवरलैपिंग के द्वारा? ओवरलैपिंग मतलब ये शेयर, जैसे इसका ऑर्बिटल है और इसका ऑर्बिटल है, तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को शेयर कर लेंगे और बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग करते हैं और कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं? डी पाई बॉन्ड। तो लिखना है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट bond is formed by d pi overlapping, है ना। ये अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। d पाई ओवरलैपिंग, d पाई ओवरलैपिंग से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, आपने अगर ये मेटेलिक प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ ली तो आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बड़ी आसानी से बन जाएगी, क्योंकि वो टोटल इससे कनेक्टेड है। 100%, 100 नहीं तो 98% जिस कनेक्टेड है इससे। जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ये 2 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। तो पहला है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किस में बनता है? D के बीच में, S के बीच में नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। और कौन सी ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है? DD ओवरलैपिंग। DD ट्रांजिशन नहीं लिखाना, क्योंकि हमारी हैबिट में ट्रांजिशन आ चुका है, क्योंकि हम जानते हैं वाई D ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वहाँ DD ट्रांजिशन लिखा था। DD ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का नीचे से ऊपर की तरफ एक्साइट होना और ऊपर से नीचे की तरफ एक्साइट। तो आपको यहाँ पर ध्यान से ओवरलैपिंग वर्ड का यूज करना है। कभी ओवरलैपिंग भूल जाओ तो DD शेयरिंग भी लिख सकते हो आप। DD इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है और DD के द्वारा एक कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड। तो D पाई ओवरलैपिंग हमें लिखना है। तो पहला ये बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा ये बनाते हैं मेटेलिक बॉन्ड। लिखिए मेटेलिक बॉन्ड। दूसरा ये बनाते हैं मेटेलिक बॉन्ड। सेकेंड नंबर में ही B पॉइंट है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, क्या आप लोगों को पता है मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं? नहीं पता तो आप लोगों को थोड़ी देर हमारे साथ कनेक्ट रहना है मेटेलिक बॉन्ड बताने के लिए। देखिए, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स अपने क्रिस्टल में मेटल्स जमे हुए हैं अपने क्रिस्टल्स में। ये तो मेटल्स क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करता है इस प्रकार से। ये इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना इनमें पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, इस प्रकार से रिलीज करता जाएगा इस प्रकार से। इसलिए तो मेटल क्या होते हैं? बहुत अच्छे कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं बहुत आसानी से। ऐसा ही नीचे रहेगा। तो ये पॉजिटिव मेटल आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मेटल आयन, ये जो बॉन्ड बना, दिस इज द मेटेलिक बॉन्ड। ये आपका मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। तो मेटेलिक बॉन्ड बनता है बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मेटल आयन का नाम पता है क्या कहते हैं? हम बता चुके हैं क्लास 11 में, कर्नेल्स। पॉजिटिव मेटल आयन को क्या कहते हैं? कर्नेल्स। यहाँ आपके जानना नहीं, बता दिया। और इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं सी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन समुद्र में जैसे पानी बहता रहता है, उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बहते रहते हैं, तो इनको सी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? ये भी ध्यान रखना है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। D के भी 1 से लेके 10 तक पार्टिसिपेट करते हैं और S के भी 1 से लेके 2, ये सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, हमने देखा है जो D होगी वो तो बाहर से 1 कम होगी, और कभी भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का रूल ये कहता है कि अगर 2 डिफरेंट सेल या सब सेल आपस में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट तभी कर सकती है जब उनकी एनर्जी इक्वल हो। तो इसकी एनर्जी तो कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 4s है तो ये क्या है? 3d। तो इनकी एनर्जी में तो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 3 और 8 का या 3 या 10 का या 3 और 6 का नहीं है, ये बिल्कुल बगल बगल का डिफरेंस है, 3 और 4 का। इसलिए क्योंकि इन दोनों की एनर्जी लगभग इक्वल होती है, इसलिए दोनों ही मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और आपके मेटेलिक बॉन्ड भी बनाते हैं। तो हमें लिखना है मेटेलिक बॉन्ड में क्या
लिखिए इसमें, इन फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, इन फॉर्मेशन ऑफ metallic bond both दोनों n-1d एंड ns दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, टेक पार्ट in formation of metallic bond both n-1d and ns electrons टेक पार्ट। अब ये दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों की एनर्जी कैसी है, लगभग बराबर है। एज द एनर्जीज ऊर्जाएं, एज द एनर्जीज ऑफ n-1d एंड ns सबसेल is nearly equal तो हमने इनके टेंस में फर्स्ट टेंस पढ़ा कि 3 टाइप्स के मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, BCC, CCP या FCC एंड SCP। फिर हमने बताया कि ये 2 प्रकार के बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ d-d ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जबकि मेटेलिक बॉन्ड में D के भी पार्टिसिपेट करते हैं और S के भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों की एनर्जी क्या हो, लगभग बराबर। एट देयर एनर्जीज एट द एनर्जी ऑफ n-1d एंड ns सब सेल और ऑर्बिटल्स आर नियरली इक्वल। आर कर लो यहाँ पर, आर नियरली इक्वल। अभी इसमें बचा है बच्चों 6-7 मिनट का, अभी और लिखना बचा है इसमें। हमने बताया ना कि पूरे डेटा हमें आपको देंगे हम, और आपको इस चैप्टर को अगर जितना हम बता रहे हैं उतना लिख के आना, तो स्पीड बहुत होनी चाहिए, है ना, तभी ये आप इतने सारे डेटा लिख पाओगे, है ना। अब आपको अभी इसी में चलना है, सेकंड पॉइंट में ही चलना है। सेकंड पॉइंट में हमें क्या ध्यान रखना है, जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगी, है ना, जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कितने ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। अब ओवरलैपिंग अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 ओवरलैपिंग होगी, 3 है तो 3 होगी, 6 है तो 6 होगी। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतने ज़्यादा क्या बनेंगे, बॉन्ड्स, और जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ही मेटल क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसके पास बनेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हो सबसे ज़्यादा किसके पास आते हैं, क्रोमियम 3d5 4s1। अच्छा, मैग्नीज के पास भी 3d5 ही होता है, लेकिन 4s2 होता है ना, पता होगा। तो सबसे ज़्यादा क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हर एक सीरीज में, ये इस सीरीज में क्रोमियम, इस सीरीज में मोलिब्डेनम, इस सीरीज में टंगस्टन, ये तो इनकम्प्लीट सीरीज है, इस सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये हार्ड मेटल होते हैं, वेरी हार्ड मेटल। और इनके तो डी और एस दोनों ही फुलफिल होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स। और मरकरी तो क्या है आपका, लिक्विड है, आपको ध्यान रखना है। तो आगे क्या लिखना है बच्चों हमें, कि जो स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ओवरलैपिंग के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ओवरलैपिंग के।
जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होंगी, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होंगी उतने अच्छे बॉन्ड बनेंगे आपके। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओवरलैपिंग के, और ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेजेंसी ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेजेंसी ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंसी ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड नंबर के पॉइंट में ही चल रहे हैं बच्चों अभी, है ना, अभी बॉन्ड वाला सेकेंड पॉइंट एंड नहीं हुआ है, अभी वो चलता ही जा रहा है। प्रेजेंसी ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको बॉन्ड में यहाँ तक समझ में आया कि टू टाइप्स बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड डी ओवरलैपिंग से बनता है, डी पाई ओवरलैपिंग से बनता है, और मेटालिक बॉन्ड आपके दोनों ऑर्बिटल्स n-1d के और ns के से बनता है। तो जो बॉन्ड की ताकत होगी, जो शक्ति होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो डिपेंड करेगा कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग है, और ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब किसी के पास फुल फिल है वो पहले से ही, तो वो थोड़ी ओवरलैपिंग करेगा, उसको क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन लेने की, वो पहले से फुल फिल है। तो अनपेयर्ड होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, है ना। इसी के नीचे लिखना है हमें, नीचे ही लिखना है आपको इसी के, therefore greater the number of therefore greater the number of unpaired electrons, therefore greater the number of unpaired electrons, more is the overlapping hence stronger is the bond. Stronger is the bond. क्या आपको ये लाइन समझ में आई? यही कारण है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द ओवरलैपिंग, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। 5 मिनट की राइटिंग और बची है बच्चों अभी। दीपक घड़ी देख ली? कितने बार देख लिए? तो आज तो हम 8 बजे के पहले नहीं छोड़ रहे, अभी कुछ आई भी तो करनी है। अब जो हमने अभी सेकेंड पॉइंट में इतना सारा लिखा है, इसी के कारण क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन क्या हो जाएंगे, हार्ड मेटल, क्योंकि ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो इससे ज़्यादा अनपेयर्ड तो किसी के पास होते ही नहीं। आप अपने देख लीजिए 3d5 4s1, तो इसके पास क्या होगा, ये 3d है तो ये 4d है, तो ये क्या हो जाएगा 5d। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा यही हार्ड मेटल होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा किसके होंगे? ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, ये बिल्कुल उठा के आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में लिखाओ। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, और अनपेयर्ड सबसे ज़्यादा इनके में होते हैं। तो जिसने मेटेलिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली उसने समझ लीजिए आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिए। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट चलता है कि हर सीरीज में इसमें क्रोमियम, इसमें मोलिब्डेनम, इसमें टंगस्टन सबसे हार्ड मेटल है, तो सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे। और जिंक, कैडमियम, मरकरी में ओवरलैपिंग ना के बराबर होगी, जो कि डी और एस क्या है, फुलफिल्ड है। तो ये सबसे सॉफ्ट मेटल्स हैं, आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लिक्विड। मरकरी को तो मेल्ट करने की इवन ज़रूरत तक नहीं है, वो पहले ही से मेल्ट है, अपने ऑटोमेटिक लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो अब आपको इसी के आगे लिखना है, क्या लिखना है, काफ़ी कुछ लिखना है बच्चों, तो देखिए क्या लिखना है। यही कारण है, लाइन चेंज करके लिखिए, ठीक है, या इसको पॉइंट बना देंगे, पॉइंट बना देते हैं चलो, जिसमें आप लोगों को याद करना आसान हो जाए। देखिए पॉइंट बना देते हैं, आप चाहो तो बिना पॉइंट के भी लिख सकते हो, लेकिन हम पॉइंट बना देते हैं, आपको याद हो जाएगा। दिस इज द रीजन, जे हमने ऊपर की लाइन को एंड करके उठाया है, दिस इज द रीजन ना, दिस इज द रीजन, कारण वाला रीजन लिखना है, REASON, REGION मतलब होता है रीजन, जिसका मतलब होता है क्षेत्र, इसका मतलब होता है कारण। दिस इज द रीजन, यही कारण है क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड कौन, टंगस्टन। दिस इज द रीजन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, chromium, molybdenum and tungsten are very hard metal, are very hard metal, are very hard metal as due to the presence of due to the presence of maximum number, due to the presence of maximum number, किसके मैक्सिमम नंबर, अनपेयर्ड, ड्यू टू presence of maximum number of unpaired electrons they form very strong covalent and metallic bonds, covalent and metallic bonds, यही कारण है कि CrMOW बहुत हार्ड मेटल है, क्योंकि इनके पास क्या है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम ओवरलैपिंग, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। दिस इज द रीजन, यही कारण है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन आर वेरी हार्ड मेटल एट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा किसी भी एलिमेंट के पास नहीं है डी सीरीज में। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड्स। तो हमें यहाँ पर बता देना है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम आपका, अच्छा इन तीनों, ये तीन अपनी अपनी सीरीज में तो हार्ड है, लेकिन इन तीनों में भी सबसे हार्ड कौन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन मास एक बात पे और डिपेंड करता है, सॉरी स्ट्रेंथ बॉन्ड की एक बात पे और डिपेंड करती है कि मास किसका ज़्यादा है। तो क्रोमियम से ज़्यादा किसका है, मोलिब्डेनम का, देखिए 52 है, 95.9 है, और इससे ज़्यादा किसका है, टंगस्टन का मास 183। तो इसलिए इन तीनों में अगर कंपेयर करोगे तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा निकल के आ जाएगा टंगस्टन का, है ना जी। ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं आपके, इसका रीज़न है
कि इनके पास जो डी होगी n-1 जो डी है, तो आप पूरा पूरा लिख दो कि 3d5 4s1, 4d5 5s1, 5d5 6s1, या फिर एक बार ही लिख दो कि इनके डी में कितने हैं 5 और एस में कितना है 1। तो इनके पास कितने अनपेयर्ड हो गए 6, इससे ज़्यादा अनपेयर्ड नहीं होता है। और ये जो टंगस्टन है ना, ये टंगस्टन ये तो बहुत ही हार्ड है भाई, वेरी हैवी। आप लोगों को पता है पहले से कि बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता था वो किसका, टंगस्टन का लगा रहता था ना। तो ये तो बहुत हार्ड है, वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब, अभी भी बल्ब चल रहे हैं, बंद थोड़ी हो गए हैं। यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है। और अगर हम आपको इसको मेल्टिंग, चलो अभी मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में लिखवा देंगे। यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब। बस बच्चों एक लास्ट पॉइंट और आपका हो जाएगा। अच्छा, डेंसिटी पूरे में सबसे ज़्यादा किसकी है, किसी को पता है? ऑस्मियम की मैक्सिमम डेंसिटी। अगर लिखना चाहो तो जैसे फैक्चुअल पॉइंट है लिख लो, ऑस्मियम जो है वेरी हैवी है। क्यों? जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी हैवी होगा ना। जैसे हम कह रहे हैं फॉर्म भी सॉलिड है और आयरन भी सॉलिड है, लेकिन फॉर्म में हवा भरी रहती है तो वो उसकी डेंसिटी कम है, तो वेरी हैवी है। रीजन है मैक्सिमम डेंसिटी, है ना, फैक्चुअल पॉइंट है बच्चों, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है। वेरी गुड। फोर्थ एंड लास्ट वन पॉइंट लिखना है, बताओ कौन सा लिखना है? सबसे हार्ड मेटल तो बता दिया, सबसे सॉफ्ट मेटल्स बता दें इसमें, बताइए इनमें सबसे सॉफ्ट कौन है? मरी। लिखिए फोर्थ नंबर के पॉइंट में लिखिए, फोर्थ नंबर के पॉइंट में लिखिए जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। मरकरी तो जबकि लिक्विड तक है ना, ध्यान रखेंगे, लास्ट में लिख देंगे। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स, आर सॉफ्ट मेटल। अब क्यों है? जिंक, उसके नीचे रखा है कैडमियम, और उसके नीचे रखा है मरकरी। आप बताएं जिंक का क्या आया था? 3d10 4s2, तो इसका कैडमियम का क्या आएगा? 4d10 5s2, तो इसका 5d10। जगह ही नहीं है इनके पास बॉन्ड ऑन बनाने की, तो एक छोटे से डिप बिल्कुल हल्के से अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। तो ये सॉफ्ट मेटल है एट ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ, एट ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ फुली फिल्ड, एट ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ फुली फिल्ड, एट ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ फुली फिल्ड, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड कौन सी सेल? आउटर मोस्ट सेल, जो कि कौन है हमारी? n-1d एंड ns। एट ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी आर सॉफ्ट मेटल एट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुली फिल्ड n-1d एंड ns सब सेल, ns सब सेल, ns सब सेल कौन से बॉन्ड बनाएंगे? दे फॉर्म वीक बॉन्ड, दे फॉर्म वीक कोवैलेंट। दो प्रकार के ही बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड, कोवैलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड्स। और ये आपका
मेटलिक प्रॉपर्टी देखो है, थोड़ा हमने बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पॉइंट लिखवाए हैं लेकिन पूरा कवर हो गया। तो हम यहीं पर एक छोटी सी पुस्तक में लिख देंगे उनके लिए बात। इवन मरकरी क्या है, क्या है? लिक्विड। इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया कि बेचारा पिघल गया। इवन मरकरी। अब देखो ये बड़ा भारी सा टॉपिक हो गया, ऐसे टाइप का हो गया, हाफ ऑफ द ऐसे। लेकिन अब आपको इसको पढ़ लेना है अच्छे से और स्पीड बढ़ानी है। और आप विश्वास मानिए, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं है। सामने से भी बोला है कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो ऑल टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज लाइक हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, हाई डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई टेंशन एक्सेट्रा। अभी अच्छे मेटल्स क्यों हैं? These elements are very good metal or so all the typical metallic property due to their low ionization energy। फैक्चुअल पॉइंट। और आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बीच में एग्जिस्ट करती है? एस एंड पी। फिर पहला ट्रेंड हमने बताया कि 3 टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, BCC, FCC, HCC, SCP, HCP ये बनाते हैं। फिर हमने बताया 2 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में डी पाई ओवरलैपिंग होती है और मेटेलिक बॉन्ड में आपके N-1D और NS दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि एनर्जी इनकी क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल। फिर हमने कहा यही कारण है, दिस इज द रीजन क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और वेरी हार्ड मेटल, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग करके स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट और मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी हमारे क्या हैं? सॉफ्ट मेटल्स हैं क्योंकि इनके पास क्या है? फुली फिल्ड N-1D एंड NS सब सेल। तो जिंक की बात करें हम तो इसका होता है 3D10 4s2। जिनी कनाडा होगा, जिनी कनाडा होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो बताओ इसका क्या होगा? 4D10 5s2 और इसका 5D10 6s2। अगर किसी बच्चों को इतना सारा नहीं लिखना था तो वो तीनों का एक लाइन में भी लिख सकते थे। तीनों के पास N-1D में कितने हैं? 10 हैं और NS में कितने हैं? 2। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों कल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप समझ लीजिए आपको आज ही से पता है। तो इससे पहले कि दीपा से हमारी घड़ी उठा ले जाएं, आज की यूज करते हैं। होमवर्क लिखो।